जीरो से स्टार्ट किया और फिर $1 मिलियन तक का आपका एक सफर है। बड़ा बड़े फैसले करने से मिलता है। Exactly, पहले ऐसे सोच बड़ी होनी चाहिए, फिर मांगना खुदा से है और फिर वो फैसले करने। पेशेंट डॉक्टर तक पहुंच नहीं पा रहा और एआई आपको इस काबिल कर देता है एक डॉक्टर को कि आप 10 मिनट के अंदर 10 पेशेंट की बजाय 100 पेशेंट देख सकते हो। असल मोटिवेशनल स्पीकर किसे होना चाहिए और यूथ को किन को फॉलो करना चाहिए? सोशल मीडिया पे कूदने से पहले, एसईओ करने से पहले आप अपने ऊपर वक्त लगाओ, अपनी नॉलेज बढ़ाओ और जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड के अंदर फोकस, अटेंशन टू डिटेल, मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत के साथ अपने आप को कमाल बना दो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर में आपका काम बहुत नुमाया है। पाकिस्तान में इस तरह के एग्जीबिशंस क्यों नहीं होते? अगर एक शख्स फ्रीलांसिंग में मोटिवेट होकर आ रहा है विदाउट एजुकेट हुए तो वो क्लाइंट के साथ झूठ बोलेगा, गलत बयानी करेगा, क्वालिटी का काम नहीं करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर JTR पॉडकास्ट। नाज़रीन मोहतरम, आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम हाजिर खिदमत है। आज मेरे लिए बड़ा ऑनर है कि आज मेरे पॉडकास्ट में बहुत ही अहम शख्सियत, दिल से मैं उनकी कदर करता हूँ, भाई इरफान मलिक साहब। माशाल्लाह एक जाना पहचाना नाम, बल्कि एक ब्रांड है। पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं और लोगों को अपनी हद तक कोशिश करते हैं हकीकी मानों में मोटिवेट करने की। और डेटा साइंटिस्ट हैं, आप उनको जानते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बड़ा काम है, बड़ा नुमायाँ उनका काम है। और पूरी दुनिया में वो ट्रैवल करते हैं, बतौर एग्जीबिटर के वो सफ़र करते हैं और दुनिया को गाइड करते हैं। आज हमारे पॉडकास्ट में मौजूद हैं, हमारे लिए ये एजाज़। सर बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो आपने जैसे अभी बात की सेशन में कि आपकी जो जर्नी है ये बड़ी माशाल्लाह मोटिवेशनल है कि आपने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया और फिर $1 मिलियन तक का आपका एक सफ़र है। थोड़ा सा मुख्तसरन बताइएगा कि ये कैसे तय हुआ और कितने अप एंड डाउन्स हैं चीज़ें? देखिए, सक्सेस स्टोरी नाम की तो खैर दुनिया में कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि जब तक आपकी सक्सेस के क्राइटेरिया और डेफिनेशन मुख्तलिफ है, मेरी सक्सेस का क्राइटेरिया और डेफिनेशन मुख्तलिफ है जी। और जो मेरा क्राइटेरिया है और जो मेरे हिसाब से जो कामयाबी है, मैं वहाँ पहुँचा ही नहीं हूँ। अच्छा। तो इसलिए मैं आपको माजरत के साथ इसको कामयाबी की स्टोरी या कहानी में से कह नहीं सकता, क्योंकि अभी मेरा बहुत लंबा सफ़र बाकी है। सही। और अगर किसी को ये लगता है कि मैंने $50 से $1 मिलियन फ्रीलांसिंग में $2 मिलियन तक एक्चुअली किया हुआ है, अगर वो मैंने करके कामयाब हो गया हूँ, तो आप भी गलत सोच रहे हैं। ठीक है, कामयाबी ये नहीं है, ये एक रास्ता है, ये एक ज़रिया है, ये कुछ स्टेजेस हैं जो अगर आपने अचीव कर ली, खुदा का शुक्र अदा करें, लेकिन कामयाबी हो रहा है, इसको कामयाबी के लिए डिफ़ाइन मत करें। अब मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये कैसे पॉसिबल होता है। जब मैं आप लोगों के स्टूडेंट से बात कर रहा था तो मैंने बता रहा था कि यार ये मत सोचो कि आप कितने गरीब हो, ये मत सोचो कि आप कहाँ पे हो, आपने अपनी सोच को बड़ा रखना है। और मैंने जब अपनी स्टोरी बताई थी उसमें मैंने ये बताया था कि मैंने ऑफिस बॉय से स्टार्ट किया और फिर कैसे मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे काम किया, कॉलेज नहीं पढ़ सका, यूनिवर्सिटीज़ नहीं जा सका। दुरानी साहब ने मेरी बहुत मदद की, फिर मुझे वर्चुअल यूनिवर्सिटी से पढ़ना पड़ा। आया मैं लाहौर में आया, यहाँ मुख्तलिफ़ काम किए, सॉफ्टवेयर इंटर्न, एसोसिएटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट तक पहुँचा। और जब फ्रीलांसिंग की दुनिया में आया तो $50 से स्टार्ट किया। अच्छा। और वो क्यों? वो सिर्फ इस वजह से कि यार आपने मांगना जब खुदा से है और उसके ख़जानों में कोई कमी भी नहीं है, तो उससे बड़ा मांगो। और बड़ा जो है वो बड़ा मांगने से नहीं मिलता, बड़ा सोचने से भी नहीं मिलता, बड़ा बड़े फैसले करने से मिलता है। Exactly. पहले सोच बड़ी होनी चाहिए, फिर मांगना खुदा से है और फिर वो फैसले करने हैं। बिल्कुल। बहुत मुश्किल फ़ैसला था मेरी ज़िंदगी में यार, एक अच्छी खासी स्टेबल जॉब एज ए हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट छोड़ना, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आना और $1000 का प्रोजेक्ट सिर्फ $50 में करके देना। इट वाज़ डिफ़िकल्ट डिसीजन। सही। खाने के पैसे भी नहीं होते थे, इंटरनेट के पैसे नहीं थे, एक दुकान की थड़ी पे बैठ के मैं कई रातें वहाँ बैठा रहता था ताकि मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं इंटरनेट अफोर्ड कर सकूँ। जी। तो ये बच्चों को इसलिए बताया था कि यार इसका ताल्लुक ये नहीं कि आप कितनी यूनिवर्सिटीज़, बड़ी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका कोच कितना बड़ा है, इसका ताल्लुक आपके ईमान और आपकी सोच के साथ है, आपके माइंड सेट के साथ है। आप जितना बड़ा सोच सकते हो उतना बड़ा कर सकते हो। वहाँ से स्टार्ट हुआ और जब मैंने फ्रीलांसिंग के पीक पे पहुँचा, मैं पीक तो नहीं कहूँगा लेकिन क्योंकि मैंने फ्रीलांसिंग से फिर एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ चला गया, वो जो टाइम था ना, वहाँ मैंने एक और चीज़ सीखी कि आप अकेले कुछ नहीं हो, यू हैव टू डेवलप अ टीम। और टीम डेवलप करने के लिए आपको ये बॉस माइंडसेट ख़त्म करना होता है। सही। वो आपके कंपेनियन है। आप दूसरे का हाथ पकड़ते हो ये सोच के नहीं कि वो आपकी टीम में आके आपको फ़ायदा देगा, आप दूसरे का हाथ पकड़ो ये सोच के कि आप उसको फ़ायदा देने जा रहे हो, उसका फ़ायदा सोचो। जब आप उसका फ़ायदा सोचोगे वो दिल से आपको फ़ायदा देगा और अल्लाह की बरकत भी साथ ही आएगी। लेकिन जब आप उसको लेके आ रहे हो ये सोच के कि वो आपका बिजनेस बढ़ाएगा, तो भाई नहीं होने वाला। 97% फेलियर रेट है यहाँ पे। आप देते जाओ, सिखाते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। ठीक है।
मैं अपने लोगों को जो शुरू के 3-4 लोग थे पूरी रात बैठ कर उनको सिखाता था। तो शायद अल्लाह ने मुझे बोलना सिखा दिया। ऐसा ही है। वो लोग साथ मिले, उन्होंने मेहनत की, आज भी मेरे साथ हैं। उन्होंने कंपनी को उठा दिया। मैं उन्हें कह रहा हूँ, मैं अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रहा। बड़ी बात है। 3 इंटरनेशनल 3 मुल्कों में हमारी कंपनी को मेरी जरूरत नहीं है, वही लोग ही चला रहे हैं जो शुरू में मेरे साथ मिले। उन्होंने उठाया। क्यों? क्योंकि दिल साफ था। तो फिर आप देना सीखो, बांटना सीखो, इल्म भी और पैसा भी, और फिर आगे बढ़ते चले जाओ और फैसले करते जाओ। मैंने आज भी आपको बताया था कि मैंने आज भी बहुत बड़ा फैसला किया, जहां मैं ये सब कुछ फिर से छोड़ रहा हूं और फिर से एक नई दुनिया में जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि यार अगर आपने कभी किसी इंसान की मदद करनी है, किसी को मोटिवेट करना है ना, तो आपको इंस्पिरेशनल लीडर बनना पड़ेगा, और उसके लिए सबसे ज्यादा कुर्बानी पहले आप ही को देनी है। बिल्कुल। आप कुछ बन के दिखाओ, दुनिया आपको फॉलो जरूर करेगी अगर आपकी नीयत साफ है। तो कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं है। शदीद मेहनत, खुदा पे यकीन, बड़े फैसले, लोगों की मदद और चलते रहना मुस्तकिल मिजाजी के साथ, ही है कामयाबी। बेहतरीन बात। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर, इसका जो इस्तेमाल है, इसका जो फ्यूचर है, आप इसको थोड़ा डिफ़ाइन कीजिएगा। अभी तक पाकिस्तान में हम कहाँ खड़े हैं इस फील्ड में? या पाकिस्तान में तो हेल्थ केयर सेक्टर के लिए एक ही अल्फाज है मेरे पास, वो है बेड़ा ही गर्क हुआ होगा। मैं दुनिया के हेल्थ केयर सेक्टर्स को स्टडी करने के बाद बता रहा हूँ। ठीक है। यहाँ हेल्थ केयर प्रोवाइड करने वाले भी परेशान हैं, डॉक्टर्स भी परेशान हैं, पेशेंट्स भी परेशान हैं, और जितने लोग बाकी जो कनेक्टेड इदारे हैं वो सारे परेशान हैं। वजह कि स्ट्रक्चर ही ठीक नहीं है। क्यों? टेक्नोलॉजी नहीं है, विजन नहीं है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग नहीं है। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आप एटलीस्ट टेक्नोलॉजी का मिनिमल यूज़ तो लेके आए, इसके अंदर एआई का, लेकिन हमारा मिनिमल यूज़ भी नहीं है। और मैं अपने हेल्थ केयर सेक्टर के बारे में एक बात करता हूँ, और ये ज़्यादातर मुल्कों में अप्लाई होती है, कि हम हेल्थ केयर में एक्चुअली इनकम्पैटिबल हो गए हैं, एआई इनकम्पैटिबल, कि अभी हम डिप्लॉय करना भी चाहें तो हमें एआई डिप्लॉय करने के काबिल होना पड़ेगा बाय रीवैम्पिंग आवर बेसिक स्ट्रक्चर। यूके के अंदर इस वक्त 7.7 मिलियन पेशेंट्स अपनी अपॉइंटमेंट का वेट कर रहे हैं फिजिशियन के साथ। अच्छा, इतना पाइपलाइन है कि पेशेंट डॉक्टर तक पहुंच नहीं पा रहा, और एआई आपको इस काबिल कर देता है एक डॉक्टर को कि आप 10 मिनट के अंदर 10 पेशेंट की बजाय 100 पेशेंट देख सकते हो। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आपकी प्रोडक्टिविटी 10-20 टाइम्स ऊपर चली जाएगी पेशेंट देखने की, क्योंकि एआई 70-80% वर्कलोड ले सकता है। क्योंकि ह्यूमन का टच जरूरी होता है एट द एंड ऑफ, तो फिर आपने उसको, डॉक्टर ने सिर्फ ह्यूमन टच देना होता है, वेरीफाई करना होता है एआई की फाइंडिंग्स को। और हर जगह एआई अप्लाई हो सकता है, इमेज रिकॉग्निशन से लेके टेक्स्ट तक, हिस्ट्री कलेक्शन तक, हर जगह एआई बहुत ग्रूम कर चुका है, पर हमारे यहाँ इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और उसकी सबसे बड़ी वजह कि शुरू से लेके आज तक हमने अपने डेटा की कदर ही नहीं की, हमने अपने डेटा को वैल्यू ही नहीं दी, हमने अपने डेटा को स्ट्रक्चर ही नहीं किया। हमारा डेटा इस्तेमाल करके बाकी हेल्थ केयर सेक्टर्स फायदा उठा रहे हैं दुनिया के, और हम अपने ही डेटा से फायदा नहीं उठा पा रहे। बिल्कुल। देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशन इन आवर हेल्थ सेक्टर, बट एआई डॉक्टर और पेशेंट दोनों की जिंदगी आसान कर सकता है। एआई कैन सेव लाइव्स, we have to understand that, and और हमें ये अर्जेंट बेसिस पे डिप्लॉय करना पड़ेगा। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फ्रीलांसर्स का ये सवाल होता है कि बड़े क्लाइंट्स को कैसे हंट करना है, इसके ऊपर आपकी राय? बड़े क्लाइंट को हंट करना, बड़े क्लाइंट मारने ऐसा कुछ नहीं होता। ये माइंडसेट ही गलत है कि बड़े क्लाइंट को ढूंढा जाता है। बड़े क्लाइंट को ढूंढा नहीं जाता, बड़े क्लाइंट को अट्रैक्ट किया जाता है। बड़ा क्लाइंट खुद आएगा आपके पास। यू आर नो वन। कभी देखा कि एप्पल अपने फ़ोन लेके गलियों में फिर रहा हो? बिल्कुल नहीं। अब बड़े क्लाइंट को ढूंढते कैसे हैं? आपको कॉम्पिटेंट बनना है, आपको ब्रांड बनना है। और ब्रांड बनने की जब बात करूंगा, सबसे पहले बच्चों के माइंड में आ गया कि सोशल मीडिया पे छा जाओ। और नहीं भाई, सोशल मीडिया पे आप क्या कर रहे हो वो ज़्यादा मैटर करता है एज कम्पेयर टू कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं, आपको कौन लोग फॉलो कर रहे हैं, ये ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल। कितने फॉलोअर्स मैटर नहीं करते। सोशल मीडिया पे कूदने से पहले, एसईओ करने से पहले आप अपने ऊपर वक्त लगाओ, अपनी नॉलेज बढ़ाओ, और जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड के अंदर फोकस, अटेंशन टू डिटेल, मुस्तकिल मिजाजी और मेहनत के साथ अपने आप को कमाल बना दो। उसके बाद जब आप सोशल मीडिया पे आओगे तो एक नालायक आदमी जो सोशल मीडिया पे ट्रैक्शन 5-10 साल में हासिल करता है, एक लायक आदमी वो 5 महीने में हासिल कर लेगा। बिल्कुल। तो वो 5 महीने में जब आपको वो रिस्पेक्ट मिलेगी, वो वैल्यू मिलेगी, तो बड़े क्लाइंट आपको देख रहे होते हैं, वो आपके साथ काम करने में ऑनर महसूस करते हैं। एक बात मैं आपको सिखाऊं, अगर आपने $1 मिलियन वाले क्लाइंट सिक्योर करने हैं ना,
तो एक बात याद रख लें कि आपको जब आप पहली दफ़ा क्लाइंट के साथ मीटिंग में जाएं तो आपकी पहली मीटिंग नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ अर्सा पहले भी बात जी, कही आपके है, लिए आपकी इमेज क्लाइंट तक पहले पहुंच चुकी पहुंच है, नहीं जाएगी। तो बाद में आप मीटिंग पे जा रहे हैं तो आपके साथ सिर्फ फॉर्मेलिटी आपने करनी है, क्लोज हो चुका है वो क्लाइंट, ट्रस्ट आपने एस्टेब्लिश कर लिया, क्रेडिबिलिटी आपने एस्टेब्लिश कर ली। ये तब होता है जब आपके पास स्किल होता है। अपने स्किल पे ज़्यादा मेहनत करें और फिर सोशल मीडिया की दुनिया पे आके सेल्फलेसली दिल से लोगों की मदद करना शुरू कर दो, बड़े क्लाइंट आपके पास आना शुरू कर देंगे। ये मैं ऑथेंटिकेटेड 100% गारंटी से तरीका बता रहा हूं कि लाखों डॉलर के क्लाइंट चल के आएंगे अगर आप नॉलेज ला के दूसरे को देना शुरू कर दें। छोड़ें क्लाइंट को, ढूंढना छोड़ दें, सही, खुद खुद ही आएंगे, मैं गारंटी दे रहा हूं, खुद आएंगे। सही, बेहतरीन। अच्छा, ये आज के जो मोटिवेशन स्पीकर्स हैं, इनसे मुतालिक थोड़ा सा बताइएगा कि लोग ख़ास तौर पे यूथ हमारे जो नए नए इस फील्ड में होते हैं, वो उनको सुनकर वो जंप लगाते हैं और फिर वो अपना आप भी तबाह करते हैं और पूरा मुआशरा उनसे मुतासर होता है। इस हवाले से बताइए कि असल मोटिवेशनल स्पीकर किसे होना चाहिए और यूथ को किन को फॉलो करना चाहिए? देखिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स जो है ना, ये सिर्फ एक बच्चे की ज़िंदगी तबाह नहीं करते, सही, ये मुल्क व कौम और उम्मत मुसलमान को भी बेड़ा गर्क करते हैं। अगर आप किसी को मोटिवेट करके किसी फील्ड में भेजेंगे, उसको एजुकेट किए बगैर, तो वो अपनी ज़िंदगी भी तबाह करेगा, हमारा नाम भी तबाह करेगा। बिल्कुल। अगर एक शख्स फ्रीलांसिंग में मोटिवेट होकर आ रहा है विदाउट एजुकेट हुए, तो वो क्लाइंट के साथ झूठ बोलेगा, गलत बयानी करेगा, क्वालिटी का काम नहीं करेगा, तो वो सिर्फ अपना नुकसान नहीं कर रहा है, वो मेरा भी कर रहा है, वो आपका भी कर रहा है, वो इस मुल्क का भी कर रहा है और एज ए मुस्लिम हमारा कर रहा है। क्योंकि गोरा आपको जमील शकील फ़कीर के नाम से नहीं जानता, गोरा आपको जानता है मुसलमान हो या पाकिस्तानी हो, सिंपल। और आप वहाँ पर जाके गंदगी डालोगे तो उस गंदगी का असर हम सब पे होगा। बिल्कुल। और वो क्यों होता है? क्योंकि मोटिवेशनल स्पीकर्स आपको सिर्फ मोटिवेट करना आता है, एजुकेट करना तो आता ही नहीं है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि अगर आपको एक मोटिवेशनल स्पीकर स्विमिंग सिखाना शुरू कर दे, उसको खुद ना आती हो, तो आपको भी ले डूबेगा ना। वो आपको किताबें पढ़ा देगा, वीडियोस दिखा देगा स्विमिंग करने के, तैरना के, लेकिन जब तैरना सिखाने के लिए खुद को पानी में उतरना पड़ेगा तो आपका हाथ पकड़ेगा, आपको भी ले डूबेगा। आपको पहाड़ से छलांग लगाने के लिए मोटिवेट तो कर देगा, लेकिन ये नहीं सिखा सकेगा पैराशूट कैसे खोलना है। सही। सो बेसिकली मोटिवेशन विदाउट एजुकेशन इज डिस्ट्रक्शन। और मैं कहता हूं आपका दूसरा हिस्सा कि यूथ को किन लोगों को फॉलो करना चाहिए। मैं नाम नहीं कहूंगा किसी का भी, लेकिन मैं ये जरूर आपको बता सकता हूं कि किसी को फॉलो करने से पहले उसकी जर्नी को समझ लो कि उसने जिंदगी में अचीव क्या किया है, वो आज किस मकाम पे है, और जो बात वो अपने मुंह से निकाल रहा है क्या उसने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया है, क्या वो उसके टॉप 10 में है। और अगर वो टॉप 10 में नहीं है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, तो आप भी टॉप 10 में नहीं आ सकते, आप नीचे ख्वार होते रहोगे। वट एवर द फील्ड इज, क्या वो टॉप क्लास बंदा है अपनी फील्ड का, क्या वो कुछ नाम बना सकता है, या उसके अंदर पोटेंशियल आपको नजर आ रहा है कि वो फ्यूचर में टॉप 10 में चला जाएगा, देन फॉलो। अदरवाइज डोंट डू दिस। हर बंदे की एक्सेस नहीं होती टॉप 10 तक। हर बंदा इलॉन मस्क को अपना मेंटोर नहीं बना सकता। इलॉन मस्क सबको टाइम नहीं देगा। अगर इलॉन मस्क सबको टाइम नहीं दे सकता, देन फाइंड हु कैन बी द फ्यूचर इलॉन मस्क, फाइंड हिम एंड फॉलो हिम, यू विल बी देयर। ठीक है। अच्छा, इसमें स्किल सेट बेहतर करने के वाले से थोड़ा सा राय दीजिएगा कि बहुत से लोग जो है वो, जैसे आपने कहा कि बगैर सीखे ही कूद पड़ते हैं। स्किल सेट को अपनी जॉब्स के साथ, मसरूफियात के साथ कैसे मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकता है? देखें, स्किल सेट इम्प्रूव कब होता है? स्किल सेट इम्प्रूव तब होता है जब इंसान ईमानदार होता है। सही। आपको मैं समझाता हूँ कैसे। देखो यार, हम गलती क्या करते हैं, हम किसी भी स्किल सेट में जाते हैं, उसकी अलिफ पे पढ़ते हैं और अपने आप को नतीजा सुना देते हैं, वाह वाह शोएब भाई तू बड़ा कमाल है, वाह इरफान मलिक तू बड़ा कमाल हो गया, खत्म। द मोमेंट इरफान मलिक अपने आप को कहेगा मैं कमाल हो गया, इरफान मलिक की सीखने की सलाहियत की बेड़ा गर्क हो जाएगा, खत्म। मैं अब आगे नहीं सीख सकता, मेरा दिमाग वहीं रुक जाएगा। हम अपने आप को मिसकैलकुलेट करते हैं, ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं। हम ये देखते ही नहीं है कि हमसे ऊपर वाले लोग कितने कमाल के हैं। तो सबसे पहला सबक ये समझें कि किसी भी फील्ड के अंदर एक्सपर्ट बनना आसान काम नहीं है। अपने आप को एक्सपर्ट डिक्लेयर करना बंद करो, मास्टर्स डिक्लेयर करना बंद कर दो। लिखा होता है सोशल मीडिया एक्सपर्ट, लिंक्डइन एवेंजर, ग्रोथ हैकर, इतने बड़े बड़े अल्फाज जिनको हमने कंपनी से एज एन इंटर्न जॉब नहीं दी होती, वो लिंक्डइन पे जाके लिखते हैं ग्रोथ हैकर। मैं पढ़ के फिर हैरान होता हूँ। डोंट ओवर एस्टिमेट, बी हम्बल, डाउन टू अर्थ, जमीन के साथ जुड़े रहो और अपना स्किल को डेवलप करो। हर रोज अपने गुजरे हुए कल से बेहतर होना है। बिल्कुल। और उसको गेज करने अपने से ऊपर बैठे हुए बंदे के साथ, ईमानदारी के साथ। ठीक है, अगर आप एक वेब डेवलपर हो तो अपनी वेबसाइट बना के देखो कि आपकी बेहतर है या किसी और की बेहतर है। अगर बेहतर है किसी और की तो उस वक्त तक मेहनत करते रहो। सही। लेकिन प्रूवन स्किल सेट के लिए आपको पहले ईमानदार होना है। और फिर क्या करना है, फिर एक बात समझनी है कि स्किल सेट ओवरनाइट आपके अंदर ट्रांसफर नहीं होता।
स्किल सेट वो चीज़ है जो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बनता है। ग्रेजुअली। वट एवर यू आर डूइंग, किचन रन करने के लिए अपनी ज़िंदगी का एक डेडिकेटेड टाइम निकालें, डिसिप्लिन के साथ किसी एक चीज़ को पकड़ें, एतमाद के साथ, ट्रस्ट के साथ, यकीन के साथ, और फिर उसमें बेहतर होते जाएं आप। इवेंचुअली आप खुद को कर लेंगे। अपने आप को वक्त दो, पैनिक मत करो खुद को। ये जो लोग कहते हैं ना, सर मैं 1 साल में ये सीखूंगा, मैं 2 साल में ये सीखूंगा, मैं उन स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, स्टॉप सेइंग दिस। जब भी आप अपने ब्रेन को लिमिट करते हैं, टाइम बाउंड कर देते हैं, तो क्रिएटिविटी मारी जाती है, वो एक रेस में आ जाता है। और स्किल जो है ना, कमाल का स्किल सेट जो है ना, वो रेस के दौरान नहीं बनता। मैं आपको कहूँ कि यार ये मैं आपको एक आर्टिकल पढ़ दे रहा हूँ, ये आर्टिकल पढ़ो, और बड़े सुकून के एनवायरनमेंट देता हूँ, आप उस आर्टिकल को पढ़ रहे हो, मैं आपको कोई डेडलाइन नहीं देता, आप उस आर्टिकल को पढ़ोगे, फिर पढ़ोगे, समझोगे, और फिर उसकी स्पीच देनी है तो कमाल की दोगे। अब मैं आपको सिनेरियो चेंज करता हूँ, मैं वही आर्टिकल देता हूँ और कहता हूँ कि यार जाओ बाहर हाईवे के दरमियान में खड़े हो जाओ, आपने गाड़ियों की टक्कर से भी बचना है और ये आर्टिकल भी पढ़ना है, ठीक है, और मुझे आधे घंटे में आर्टिकल रेडी करके दो, और फिर टॉक दो। दोनों टॉक्स में फ़र्क होगा, दोनों की नॉलेज जो एक्सट्रैक्ट की उनमें फ़र्क होगा। क्यों? क्योंकि एक ने ब्रेन को पैनिक स्टेट में डाल दिया और फिर वो उस नॉलेज गेन के प्रोसेस में आया, और एक तरफ आपने अपने आप को वक्त दिया। बिल्कुल। हमारे यहाँ पैनिक इतना हो गया, हम बेसब्री इतनी आ गया, नफ्सा नफ्सी इतनी आ गया कि हमने अपने आप को वक्त देना छोड़ दिया, इसलिए हम हर फील्ड के बॉटम में बैठे हुए हैं। बिल्कुल। उस फील्ड के टॉप पे नहीं आ रहे, क्योंकि हमें हर काम ही जल्दी करना है, और जिस काम को 5 साल चाहिए उसको 5 साल दो ना, उसको क्यों 1 साल के। यहाँ पे कोई बाबा जी पोस्ट लगाएंगे, आए मैं आपको 1 महीने में $1 लाख कमाना सिखाता हूँ, 6 महीने में $1 लाख कमाना भरा पड़ा है सोशल मीडिया। हाँ, और वो लग जाएंगे उस $1 लाख के चक्कर के अंदर, लाल बत्ती रुल गए ट्रक की बत्ती के पीछे। भाई जिस चीज को जितना वक्त चाहिए ना उसका हक अदा करो। फिर अल्लाह जो है ना नाइंसाफी नहीं करता। एक बंदा 5 साल की मेहनत लगा के वो 2 लाख के काबिल हुआ है, एक को 5 महीने के बाद कर देगा। हमें असूल तो समझो ना, कुदरत के भी तो कुछ असूल है। मेहनत करो, सब्र करो, अल्लाह देगा। अच्छा, माशाल्लाह, आप मलेशिया का आपका सफ़र रहा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थ केयर में आपका काम बहुत नुमाया है। पाकिस्तान में इस तरह के एग्जीबिशंस क्यों नहीं होते? आपको मलेशिया में बुलाया जाता है, आप वहाँ जाते हैं बतौर स्पीकर, आप वहाँ सर्व करते हैं, तो ये पाकिस्तान में ये कल्चर क्यों नहीं है अभी तक? क्या समझते हैं वजह? टेक्नोलॉजी के अंदर हमें अगले 50 साल का सोचना है। ठीक है। यूएई ने अगले 50 साल का प्लान करके जाइटेक्स में दिखा दिया। सऊदीया अगले 3 साल का प्लान करके बैठा हुआ है। हर मुल्क अगले 20-25 साल का जो तरक्की याफ्ता ममालिक का प्लान करके बैठे हुए हैं। हम 5 साल से ऊपर नहीं सोचते। गवर्नमेंट को बचाने के वोट के चक्कर से सड़कें पुलों से बाहर ही नहीं आ रहे। यार टूटी हुई सड़क पे अगर सफ़र करना पड़े तो कर लो ना। आप डेटा साइंस के लोग पैदा करो, आप टेक इमरजेंसी नाफिज करो, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, हर टॉक में कहता हूँ, खुदा के लिए टेक इमरजेंसी का रूल बनाओ इस मुल्क के अंदर। बिल्कुल। सड़कों पे रोड शोज कराओ, प्राइम टाइम के अंदर जाके टेक की बातें करो। हमारा यहाँ जो टीवी के प्राइम टाइम में एक दूसरे को गालियां देने में निकाली जा रहे हैं, मुल्क की रेपुटेशन खराब कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ कीचड़ उछालने में लगे हुए हैं, लोग स्पाइस को देख रहे हैं। इस प्राइम टाइम के अंदर इन गालियां देने वालों को उठा के बाहर फेंको, डेटा साइंटिस्ट ला के बिठाओ। बिल्कुल। एआई की बातें करो, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी बातें करो। कैमरा का रूल भी है कि आपने एजुकेशन को 80% रखना है। एजुकेशन को बातें करो और एजुकेशन को प्राइम टाइम में लेके और इस खराफत को, गंदगी को लेके जाओ ऑफ टाइम में। बिल्कुल। मॉर्निंग शो के अंदर पढ़े लिखे लोग लाके बिठाओ। स्पाइस अप कर रहे हैं, लोगों की पर्सनल लाइफ को जाके उछाला जाता है मॉर्निंग शो के अंदर। शर्म नहीं आती इन लोगों को? वहां एजुकेशन नहीं है। और जो लोग मॉर्निंग शो में दूसरों की पर्सनल लाइफ को उठा रहे होते हैं, वो घर जाके अपने बच्चों को डेटा साइंटिस्ट बनाने में लगे हुए हैं। और अगर आपको इतना ही पता है कि डेटा साइंटिस्ट इतना जरूरी है, तो उसमें भी बात करो डेटा साइंटिस्ट की। दूसरों के बच्चों को भी बनने दो ना, खुला तजाद है, बनने दो ना दूसरे के बच्चों को। खुद को कमाल के स्कूल में पढ़ाएंगे, उनके लिए एक अलग इन्वायरमेंट है, और टीवी पे आके गरीब के बच्चे के लिए एक और ही दुनिया खड़ी कर दी है उन्होंने। सही बात है। तो इस तरह से तो नहीं जाएगा। अब ये फैसले कौन करेगा? गवर्नमेंट में बैठे हुए वो लोग। अगर उन लोगों को लाओगे जो जमीन से उठे हैं और टेक की दुनिया में कुछ किया है, आप उनको इंपावर करो, उनके पीछे खड़े हो जाओ और उनको करने दो अगले 20 साल के फैसले। देखें कैसे आपके मुल्क में टेक्नोलॉजी नहीं आती। बाहर के स्कॉलर्स को बुलाएं, सक्सेसफुल लोगों को बुलाएं, पाकिस्तान के गांव-गांव के अंदर जाके एग्जीबिशंस करवाएं, टॉक शोज करवाएं, रोड शोज करवाएं, अवेयरनेस क्रिएट करें, शौक पैदा करें। बच्चे आज सीखना शुरू करेंगे, 10 साल 20 साल बाद रिजल्ट आएंगे। पर हम ये नहीं करेंगे। 10-20 साल बाद वोट किसे मिलेंगे? मुझे तो नहीं मिलेंगे ना। मैं आज करूंगा, मुझे तो वोट 5 साल बाद चाहिए ना भाई। मैं 10 साल वाला काम करूंगा ही क्यों?
हम यहाँ पे जिस दिन अपनी आखरत के लिए सोचना शुरू कर देंगे, ना कि अगले इलेक्शन के लिए, सही। हमारा मुल्क तरक्की कर जाएगा। बेहतरीन। अच्छा, फ्रीलांसिंग में लैंग्वेज का जो बैरियर होता है, लोग समझते हैं कि लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है इस स्किल को सीखना, तो इंग्लिश कितनी ज़रूरी है इस मैदान में उतरने के लिए? देखो यार, इंग्लिश ज़रूरी है पर इतनी ज़रूरी नहीं जितना हमने उसको अपने सर पे बिठाया हुआ है। मैं आपको सादा सी बात करता हूँ, गोरा आपसे काम कराने आता है, लव लेटर लिखवाने नहीं आता। सही। ठीक है, आपकी ग्रामर चेक करने नहीं आता, उसकी ग्रामर वैसे ही अच्छी है। आप टूटी फूटी अंग्रेजी में कमाल का काम डिलीवर करोगे तो वो हंसते हंसते ले लेगा। ठीक है। सबसे सस्ती तरीन अंग्रेजी मेरी थी जब मैंने इस फील्ड में कदम रखा था, पर मेरा काम बोलता था। जब आपका काम बोलता है ना तो आपको कम बोलना पड़ता है। तो आप अपने आप को इस काबिल कर दो कि आपका काम बोले, और उसके बाद जब आपका काम बोलना शुरू करता है ना तो क्लाइंट आपको इज्जत देना शुरू करता है, आपके साथ बोलना शुरू करता है, तो फिर आपको बोलना आ जाता है। उसके साथ बोल बोल के इज्जत के साथ आपको एतमाद में कॉन्फिडेंस देता है, एतमाद देता है, आपको आ जाता है। जैक मा जो कि अलीबाबा का सीईओ है, कमाल का आदमी है, उसकी अंग्रेजी थी नहीं, उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, वो ड्रॉप आउट है, लेकिन आज भी वो जब बोलता है तो उसको प्रॉपर अंग्रेजी नहीं आती, लेकिन लोग उसकी अंग्रेजी नहीं सुनते, वो क्या बोल रहा है वो सुनते हैं ऐसे ही। वो लोग उसके फिक्रों को जोड़ के उसके ग्रामर पे हंसते नहीं है, जी बिल्कुल, अदब से सुनते हैं उसको, व्हाट ही इज सेइंग। और हम क्या करते हैं, वो जो सारा वक्त स्किल सेट पे लगाने का होता है, हम शर्मिंदगी से बचने के लिए अंग्रेजी पे लगाते लगाते कब्र में चले जाते हैं। वो अंग्रेजी ने ठीक नहीं होना होता, हम दुनिया से गुजर जाते हैं। और भाई स्किल सेट बना लो, अंग्रेजी खुद ही ठीक हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, आखिरी सवाल से पहले कोई चीज़ अगर आप अपने तौर पे बताना चाहते हैं यूथ को जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं या आगे इसको बतौर पैशन लेके चलना चाहते हैं? देखिए, बतौर पैशन प्रॉब्लम तो यही है ना कि लोगों का ये पैशन नहीं है। क्यों? लोगों को पता नहीं है इसकी वैल्यू कितना है। तो मैं तो ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि इस फील्ड को पैशन बना लो, यू कैन डू इट। और जब इस फील्ड को पैशन बना लो तो फिर खुदा के लिए जल्दी मत करो। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो तो आप इस मुल्क को, कौम को रिप्रेजेंट कर रहे होते हो। सब्र के साथ 4 चीज़ें, फोकस, अटेंशन टू डिटेल, कंसिस्टेंसी और मेहनत, ये करते जाओ, आने वाला हर दिन बेहतर बनाते जाओ गुजरे हुए दिनों से। और एक बात हमेशा जहन में रखना, कामयाबी खुदा से आनी है, और खुदा कामयाबी उस शख्स को देता है जिसकी नीयत साफ़ होती है, जिसकी मेहनत कमाल होती है, जिसके इरादे पुख्ता होते हैं। बहुत सादा सी बात है। और अगर ये चीज़ें मैं एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बोल रहा हूँ तो गो एंड स्टडी माई लाइफ, कि मैं कहाँ से उठ के कहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैंने सिर्फ मुड़ के देखा तो यही देखा कि यार सीखते जाओ, बांटते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, और आपको कोई भी दुनिया में आपकी रुकावट नहीं आएगी। जैसे ही आपके अंदर मैं आई, आपके अंदर तकब्बुर आया, आपके अंदर ईगो आई, आप ऐसा रुकोगे कि मरते दम तक आपको ये समझ ही नहीं आएगी कि हुआ क्या था। लोगों को ये समझ नहीं आती। सही बात। क्या आप एक खुश फहमी में दुनिया से चले जाएंगे। दिस इज वेरी सिंपल। लाइफ एंड सक्सेस इज एक्चुअली वेरी सिंपल, हमने उसको कॉम्प्लिकेट किया हुआ। लोग कहते हैं मेहनत करते हैं, 8 घंटे लगाते हैं, लेकिन फिर भी कामयाबी हासिल नहीं होती। तो मेहनत ज़रूरी है या इसके लिए कुछ और करना पड़ेगा? देखो यार, मैंने अभी जैसे बोला कि मेहनत चौथे नंबर पे आती है। ये गलत फहमी है। मेरे पास लोग आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ कि यार मैं आपको अपनी कंपनी में क्यों आने दूँ, तो वो कहते हैं मैं बहुत मेहनती हूँ, रात दिन मेहनत करूँगा सर जी, मैं सोऊंगा भी नहीं, घर भी नहीं जाऊँगा, फर्श पे सोऊंगा। मेहनत करने से यार सब नहीं होता। अगर आप एक काम कर रहे हो और उसको उसी तरीके से 10 गुना ज़्यादा मिकदार में करना शुरू हो गए हो, 8 घंटे के बजाय 16 घंटे में कर रहे हो, लेकिन उसका तरीका नहीं बदल रहे, तो आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन जा कहाँ रहे हो? कहीं नहीं। मेहनत शायद आपका सर्वाइवल का जरिया बन जाएगी, लेकिन आपकी ग्रोथ का जरिया खाली मेहनत नहीं बनती। आपने क्या करना है? फोकस करना है। फोकस किसे कहते हैं? कि जो आप करने जा रहे हैं आपका ध्यान किसी और की तरफ मत जाए, किसी और चीज की तरफ ना जाए। आपका ध्यान उस चीज पे होना चाहिए और मुसलसल होना चाहिए। दूसरा रूल कंसिस्टेंसी, कि आपने एक चीज पे ध्यान रखा और कंसिस्टेंटली रखा। और फिर तीसरा रूल अटेंशन टू डिटेल, मतलब उसके अंदर जाके देखा कि मैं नया क्या कर सकता हूं, मैं इस फील्ड के उस बंदे से बेहतर कैसे कर सकता हूं। और जब यही काम आप हर रोज करते हैं, मेहनत के साथ करते हैं, तो फिर आप बेहतर होते जाते हैं। और लेट मी डिफाइन द मेहनत। मेहनत की डेफिनेशन खुदा के लिए बच्चों को समझनी चाहिए। बिल्कुल। 10 घंटे काम करने वाला, 20 घंटे काम करने वाला, 16 घंटे काम करने वाला मेहनती नहीं होता। माजरत के साथ हाथ जोड़ के उसको मेहनती नहीं कहते। मेहनती पता किसे कहते हैं?
अपने ख़यालात को कंट्रोल करने पे मेहनत, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करने पे मेहनत, अपने जो फ़ोकस है उसको फ़ोकस रहने पे मेहनत, अपनी पर्सनैलिटी ग्रूम करने पे मेहनत, अपने आप को साबिर रखने पे मेहनत, पेशेंट रखने पे मेहनत कि मैं सब्र में जुड़ा रहूँ ज़मीन के साथ, अपने आप को डाउन टू अर्थ रखने पे मेहनत कि आजी के साथ आगे बढ़ता जाऊँ, दूसरे के साथ ताल्लुकात इस्तवार करने पे मेहनत, दूसरों को लीड करने पे मेहनत, ये सारी मेहनतें हैं। और इसका ताल्लुक 8, 10, 20 घंटों से नहीं है, बिल्कुल। इसका ताल्लुक है हर रोज से, 24 घंटे की होती हैं ये। हमने मेहनत सिर्फ ये डिफाइन कर ली कि मैं कितने घंटे काम कर सकता हूं, ये है मेहनत। एब्सोल्युटली रॉन्ग, ये मेहनत नहीं है, लेबर। अच्छा, मैं माजरत के साथ जानवर भी मेहनत करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस देन? हम जानवर से ज्यादा मेहनत तो नहीं कर सकते ना। कौन इंसान है जो गधे से ज्यादा मेहनत कर सकता है? फिर क्या फर्क है? हमारी मेहनत इन 5 चीजों पे है, ठीक है। वो उसकी नहीं है। तो ये मेहनत हमें करनी है। जामिद रशीद के बारे में कोई एक जुमला, कोई एक बात जो आपको अच्छी लगी हो, कोई एक सिफत आज आपने देखी हो जामिद रशीद की? यार 12 मिनट की आपकी एक वीडियो ने मेरा माइंड चेंज करके रख दिया। आई एम कंसीडरिंग माई सेल्फ कि मैं खुशकिस्मत हूँ, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे अल्लाह ने मौका दिया यहाँ आने का, और मेरा एक कनेक्शन दीन के साथ, उल्मा के साथ और मजबूत हुआ। और वो ये जो मुझे चीज़ ने मुझे हिला के रख दिया वो था कि आप लोगों ने जो पहला डॉक्यूमेंट्री में वर्ड बताया ना, वो है माइंड सेट। माइंड सेट इज़ एवरीथिंग। आप आज दुनिया में लोगों का माइंड सेट बदल दो, आप दुनिया में चले जाओगे लेकिन उसका इम्पैक्ट आता रहेगा। बिल्कुल। लोगों का सोच का नज़रिया बदल दो। मैं आज जब आप लोगों बच्चों से बात कर रहा था, मैं पैंट शर्ट में आके एक डिफरेंट कंट्री के गेटअप में आके आप लोगों के सामने खड़ा होकर वो सुन रहे थे, वो प्यार मोहब्बत में देख रहा था। वो जो गैप आप ख़त्म कर रहे हो, वो जो यूनिफॉर्म का गैप आप ख़त्म कर रहे हो, वो जो टेक और इस्लाम और साइंस का गैप आप ख़त्म कर रहे हो, ये इतना बड़ा काम है कि शायद आपकी मेरी ज़िंदगी के बाद इसके रिज़ल्ट आएंगे, पर इसके इनेविटेबल रिज़ल्ट होंगे और बहुत बड़े अरसे तक रिज़ल्ट जाएंगे। मैं बहुत इम्प्रेस इट्स नॉट वर्ड, बट मुझे ना यहाँ लगा है, और मुझे लगा कि यार मेरा ये फ़र्ज़ है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर अल्लाह ने किसी को इल्म दिया है साइंस का, किसी भी फील्ड के अंदर, पैसे से ज़्यादा अपना वक्त निकालें और दीनी मदारिस के बच्चों तक पहुँचें, खुद पहुँचें, जाएं और बांटें, दिल से बांटें। जब आप ये करना शुरू करोगे तो हम एज ए उम्मत मुसलमान ऊपर उठेंगे, हमारा दीन ऊपर उठेगा, और ये हम दोनों को करना पड़ेगा। और जो आपने बाउंड्री ख़त्म की है और माइंडसेट पे काम कर रहे हो, मैं इसकी जितनी भी तारीफ़ को मेरा नहीं ख्याल में कर सकता हूँ। बहुत शुक्रिया नाज़रीन मोहतरम, आज का हमारा पॉडकास्ट अपने ख़त्म को पहुँचा। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। बहुत डिटेल बात हुई है टेक्नोलॉजी के मौजू पर, और इरफान भाई ने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरती के साथ और बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की है। जो सवालात थे उनको काउंटर किया है, बड़ा ज़बरदस्त जवाब भी दिया है। इंशाल्लाह दोबारा खिदमत में हाज़िर होंगे किसी नए पॉडकास्ट, नए मेहमान के साथ। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।